नमस्कार, मेरे पॉडकास्ट चैनल पर आपका स्वागत है। लिसन विद इरफान नाम के इस चैनल को अभी तक मैं अपने सुख के लिए चला रहा हूँ, जिसमें ऐसा लगता है कि आपको भी कुछ सुख जरूर मिलता है। इस चैनल को एक रेगुलर इंटरवल पर अपडेट करने के लिए जितना समय और जितनी ऊर्जा और संसाधन लगाने की ज़रूरत है, उसके लिए न तो मेरे पास कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है और न कोई जमा पूंजी है। इसलिए अगर आपको ये किसी भी तरह का सुख पहुंचा रहा है तो इसके लिए आपके सहयोग की बेहद ज़रूरत है। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट, सपोर्ट या इंस्टीट्यूशनल हेल्प लूं तो उनके विजन और एजेंडा को फॉलो करना होगा, जिससे इस चैनल का रूप वैसा नहीं रहेगा जैसा वो आज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे बैंक डिटेल्स और पेपाल, पैट्रियन और गूगल पे के डिटेल्स हैं, जहां जाकर आप अपनी मर्जी के मुताबिक आर्थिक सहयोग मुझे भेज सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद मुझे मन का काम करते रहने का उत्साह देगी। धन्यवाद। क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा? एक तारीख की शाम अजमेर से रवाना होकर हम 2 की सुबह 5:30 बजे दिल्ली पहुंचे। हमें निजामुद्दीन से 6:45 बजे दूसरी गाड़ी पकड़नी थी और कुलियों ने बताया कि आज रिक्शा, टैक्सी कुछ नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से नई दिल्ली तक आए। वहां रेल के ड्राइवर ने बताया कि यहां वो डीजल भरेगा और 6:45 तक निजामुद्दीन नहीं पहुंच पाएगा। मैंने लपक कर सारा सामान कुली से बाहर निकलवाया। बाहर बहुत कम टैक्सियां थीं, जो थीं उनके भी ड्राइवरों का कहीं अता पता नहीं था। जो ड्राइवर थे भी वो इतनी सुबह निजामुद्दीन जाने के लिए तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो रिक्शा 50 रुपए में तैयार हुआ और हम चल दिए। सुबह की धुंध भरी खुनकी में नई दिल्ली उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी कि हमेशा दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानियों में से एक। कनॉट प्लेस से गुजरते हुए मुझे पल भर के लिए वही अनुभूति हुई जो किसी किशोर को किसी लड़की का ओरियां जिस्म पहली बार देखकर होती है। दिल्ली के जिस्म पर उस सुबह कोई खरोंच, कोई जख्म या फफोला मुझे नजर नहीं आया। पहुंचे और हॉर्न हुआ। बच्ची को गोदी में टांग बीवी पुल पर भागी। पीछे पीछे कुली और मैं भागते दौड़ते गाड़ी पकड़ी। जो डिब्बा सामने आ गया उसी में घुस गए। ये पूरी कोच था। हमारा रिजर्वेशन राउरकेला कोच में था। सोचा मथुरा में बदल लेंगे। डिब्बा जो हमेशा खासा भरा रहता था आज लगभग खाली था। हमने सुविधानुसार बीच के कूपे की 2 बर्थ ले ली, जिन्हें बख्शने में कंडक्टर को कोई खास तकलीफ नहीं हुई। हमारे सामने की बर्थ पर एक सरदार जी थे, बूढ़े और फटे हाल, कोई 70 साल की उम्र और बीमार। एक निहायत पुराने होल्डॉल को खोलकर उस पर चुपचाप चित पड़े थे। पगड़ी बदहाल और एक बेहद घिसी हुई मलेशिया की मुची हुई पतलून से निकले 2 मरियल काले पांव। उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं। हमारी बच्ची ने किलकारियां मारी, हाथ पांव उछाले, अंडे की तरह गोल गोल मुंह बनाकर बाबा बाबा कहा। उन्होंने बच्ची की तरफ भी नहीं देखा। दाईं तरफ वाले कूपे में 5-6 आदमी 4-5 अखबार बांट बांट कर बदल बदल कर पढ़ रहे थे। काले हाशिए वाला अखबार तस्वीरों, श्रद्धांजलियों और सदमे की सनसनी से भरा। बाईं तरफ वाले कूपे में एक भारी आवाज वाला संभ्रांत व्यक्ति अपनी बेटी के साथ सफर कर रहा था और इस वक्त उसके साथ विदेशों में बसे अपने कुछ रिश्तेदारों के बारे में अंग्रेजी में बातें कर रहा था। हालांकि इसमें ताज्जुब की क्या बात थी, पर मुझे ताज्जुब हुआ कि ये लोग वही बात क्यों और कैसे नहीं कर रहे हैं जो इस समय सब लोग कर रहे हैं। मथुरा बहुत देर से आया। वहां कुछ नहीं था, न चाय, न नाश्ता, न सिगरेट, न अखबार, न कुली, न मुसाफिर। जैसे स्टेशन पर कर्फ्यू लगा हुआ हो। हमें बच्ची के लिए थर्मस में पानी भरवाना था, गरम। वो उसे 2 दिन और 1 रात के सफर में कहीं भी नहीं मिलना था। घूम घाम कर मैं वापस डिब्बे में आकर पत्नी को बताने लगा कि अच्छा हुआ राउरकेला कोच में रिजर्वेशन की फिक्र नहीं की। फिर उतरकर टहलने लगा। अचानक 50-60 लड़कों की भीड़ नारे लगाती हुई स्टेशन में घुसी। कुछ एक के हाथ में डंडे भी थे। उन्होंने हर डिब्बे की खिड़की में ताका झांकी की और आखिर रेलवे पुलिस के समझाने पर शोर मचाते हुए चले गए। लेकिन जाने से पहले एक लड़का हमारे कूपे के सामने आया और खिड़की में मुंह सटाकर सरदार जी को उसने गालियां दी, उन्हें गद्दार और खूनी कहा और कहा कि वो उनकी टांगें चीर देगा, फिर चला गया। ये छोकरे, मैंने सोचा
और फिर आकर डिब्बे में बैठ गया। बच्ची खिड़की में खड़ी खेल रही थी और नारे लगाने वालों की नकल में हो कर रही थी। हम पति पत्नी उसकी बाल सुलभ शरारतों का मजा लेने लगे। मैं लैट्रिन में बंद हो जाता हूं, अचानक सरदार जी ने कहा। वो भयभीत और परेशान लग रहे थे। मैंने उनके काले झुर्रीदार चेहरे, धंसी आंखों और मैली दाढ़ी को देखा। उन्होंने जो कहा था मेरे दिमाग में फिर बजा और मुझे ताव आ गया। मैंने जोर देकर कहा, तुसी मजे से बैठो, हमारे होते आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो छोरे छपाटे हैं, क्या फिक्र करते हो, मजे से बैठो, कुछ नहीं होगा। वो अपनी मैली चादर ओढ़कर आंखें मूंद कर चित लेट गए। बस यही एकमात्र वाक्य था जो उस पूरे दिन में उन्होंने बोला था। उन्हें आश्वस्त कर चुकने के बाद मेरे दिमाग में थोड़ा तनाव पैदा हो गया। क्यों किसी निर्दोष को लैट्रीन में खुद को बंद कर लेना पड़ेगा? लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, तनाव भी बढ़ता गया। आगरा में स्टेशन एकदम खाली पड़ा था। ग्वालियर में कर्फ्यू लगा हुआ था। बच्ची दूध के लिए रो रही थी। हमने सुबह से चाय नहीं पी थी। मेरी सिगरेटें खत्म हो रही थीं। और खाना, हमने सोचा था दिल्ली जैसे जैसे दूर होती जाएगी सब कुछ शांत और सहज होता जाएगा। लेकिन झांसी पर मैंने दूर से ही कई जगह धुआं उठते देखा और आउटर सिग्नल पर एक भीड़ खड़ी देखी और हवा में सनसनी। मैंने सरदार जी से कहा, आप ऊपर की बर्थ पर जाकर ओढ़कर सो जाइए। मैंने एक को छोड़कर डिब्बे की सारी खिड़कियां बंद कर ली। लेकिन स्टेशन पर कोई तनाव नहीं था। वहां चाय भी मिल गई। मैंने प्लेटफॉर्म पर खड़े ही खड़े सरदार जी से कहा, नीचे आ जाइए, कोई डर की बात नहीं है। उनका सारा बदन सिर से पांव तक चादर से ढका हुआ था। सिर्फ आंखें खुली थीं जिनमें दहशत भरी थी, जैसे किसी सुरंग में से झांकती किसी भीख पशु की दो आंखें। वो हिले डुले तक नहीं। नीचे तो नहीं ही आए, और अच्छा ही किया कि नहीं आए, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद एक बड़ी भीड़ नारे लगाती हुई, शोर मचाती हुई और गालियां बकती हुई प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। भीड़ में अधेड़ लोग भी थे, नौजवान भी और 10-12 साल के छोकरे भी। उनमें से कईयों के हाथों में लाठियां थीं, कुछ के हाथों में कुल्हाड़ियां और एक दो के हाथ में पेट्रोल घासलेट से भरी केन्स। ओ सरदार, निकल बाहर, बाहर तेरी तो। कोई लाठी से डिब्बे की दीवारों को पीटता हुआ चीख रहा था। देखते ही देखते भीड़ दोनों तरफ से हमारे डिब्बे में घुस गई और हर सीट पर, सीट के नीचे इधर उधर झांकते हुए हर एक से पूछने लगे, कोई सरदार तो नहीं है? उन्होंने डिब्बे में घुसते ही पहला काम यह किया कि सारे टॉयलेट चेक किए और सबकी भीतर की चिटखनियां तोड़ दी। अब वो हमारे कूपे की तरफ आ रहे थे। ऐसा मुमकिन था कि वो हमारे कूपे में ऊपर की बर्थ पर सिर से पांव तक चादर ओढ़कर सोए सरदार जी को देख लेते और पकड़ लेते कि तभी रेलवे पुलिस आ गई और उसने उन सबको गाड़ी से और प्लेटफॉर्म से बाहर खदेड़ दिया। प्लेटफॉर्म से एकदम बाहर रेलवे वालों के क्वार्टर थे। बगीचे से घिरे लकड़ी की जाफरी वाले एक क्वार्टर पर भीड़ ने हमला बोल दिया। कुछ लोग दरवाजा खोलकर भीतर घुस गए, कुछ पीछे की तरफ लग के, कुछ खपरेलों पर पत्थर मारने लगे और कुछ ने जाफरी पर तेल छिड़क कर मकान में हमारे सामने ही आग लगा दी। मुसाफिर तमाशा देख रहे थे और मन ही मन दुआ भी कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी गाड़ी चले, और तभी गाड़ी चल दी। सरदार जी अब भी वहीं वैसे ही पड़े हुए थे। कुछ देर बाद मैंने सुना कोई किसी से कह रहा था, बेचारे का हार्ट फेल ही ना हो जाए। लेकिन अगले स्टेशन पर फिर वही नजारा था। आउटर सिग्नल पर गाड़ी लगभग रुक गई। सामने एक खपरेल के मकान में खूब गाढ़ा काला धुआं उठ रहा था। सामने से गाड़ी रेंगी तो सामान का ढेर चलता हुआ नजर आया। सोफा सेट, पलंग, कुर्सियां, बैडमिंटन का रैकेट, गद्दे, बिस्तरे, किसी बच्चे की ट्राईसाइकिल, हॉकी स्टिक और दूर खड़े तमाशा देखते अनेक आदमी, औरत, बच्चे। सारा दिन इसी वहशियत में गुजरा। सारा दिन सरदार जी चुपचाप पड़े रहे। सारा दिन उन्होंने कुछ दवा की गोलियों के अलावा कुछ भी नहीं खाया। सारा दिन आतंक, उदासी और मनहूसियत का आलम डिब्बे पर तारी रहा। लेकिन रात होते होते हालत और भी खराब हो गई। अब किन्हीं भी दो स्टेशनों के बीच गाड़ी रोक ली जाती, भीड़ का बेकाबू रेला डिब्बे में घुस आता, गालियां दी जाती, डंडे बजाए जाते, भाई साहब कोई सरदार तो नहीं है, पूछा जाता और पत्थर फेंके जाते। मैंने कहा, हमें डिब्बे के चारों दरवाजे एकदम बंद कर लेने चाहिए। दरवाजे के नजदीक दो सिंधी लड़के बैठे हुए थे और तमाशा देखने और मजे लेने की मुद्रा में बैठे थे, जबकि डिब्बे के शेष लोग उदास और परेशान थे। मैंने कहा, हमें डिब्बे के चारों दरवाजे एकदम बंद कर लेने चाहिए।
दरवाजे के नजदीक 2 सिंधी लड़के बैठे हुए थे, तमाशा देखने और मजे लेने की मुद्रा में, जबकि डिब्बे के शेष लोग उदास और परेशान थे, शायद शर्मिंदा भी। सिंधियों ने कहा, दरवाजा नहीं खोलोगे तो उन्हें और डाउट होगा और वो पत्थर मारेंगे। मैंने कहा, मारने दो, पत्थर मारने से डिब्बा नहीं टूटेगा, खिड़कियां बंद रखो। उनमें से एक ने कहा, वो खिड़कियों में भी आग लगा सकते हैं। मैं चुप हो गया। हालांकि आग कोई लगाता भी तो डिब्बा एकदम जल नहीं जाता, लेकिन जो भगदड़ आग के नाम से मचती, अपनी सोच की निरर्थकता पर मैं सिर धुनने लगा। लेकिन अगर सब मिलकर, क्या सब मिलकर, कैसे सब मिलकर? बाईं तरफ वाले कूपे में लोग एकदम गुमसुम थे और शायद खैर मना रहे थे कि वो सरदार नहीं है, या शायद वो अब भी आशावान थे कि कुछ नहीं होगा, गाड़ी चलती रहेगी और वो सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, या शायद पछता रहे थे कि वो घर से चले ही क्यों, या शायद रेलवे वालों को मन ही मन कोस रहे थे कि जगह बेजगह गाड़ी रोकते ही क्यों हैं, या शायद डर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। उन्माद के विषैले धुएं में वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। गाड़ी रोकी जा सकती है, सरदारों को लूटने वाले उनका सामान भी उठाकर भाग सकते हैं, उन्हें भी पीट सकते हैं और डिब्बे से उतारकर आग में भी झोंक सकते हैं। दाहिने तरफ वाले कूपे में भारी आवाज वाला संभ्रांत आदमी यूरोप की बातें अपनी लड़की और एक नौजवान सहयात्री को बता रहा था। कुछ देर में उन्होंने ठाठ से बोतल निकाली और शराब पीनी शुरू कर दी। लड़की ने अंग्रेजी में कहा कि गिलास एक ही है। तब उनका नौकर जो हमारे कूपे में था हमसे गिलास मांगकर ले गया। हमें पता होता किसके लिए ले रहा है और क्या पीने के लिए तो हम नहीं देते। खैर, अब लड़की ने अंग्रेजी में कहा, इससे भूख खुल जाती है ना? और बाप ने बेटी से कहा, तुम भी लो ना, मन हो तो। और बेटी ने कहा, ड्रिंक्स का तो नहीं, स्मोक करने का मन है, पर यहां डिब्बे में सबके सामने नहीं पीऊंगी। अब नौजवान सहयात्री उसे मनाने लगा कि खाने पीने में शर्म क्या, और वो सबकी इतनी परवाह क्यों करती है, और पेश करने लगा। और कुछ देर में नखरेबाजी के बाद लड़की ने सिगरेट ले ली और बाप ने मजाक में उस नौजवान से कहा कि खूबसूरत लड़कियां बहुत फंसी होती हैं, और यूरोप के किस्से फिर चालू हो गए। फिर किसी जगह एक जंगल में अंधेरे में गाड़ी रुक गई और दोनों तरफ से भड़ भड़ पत्थर फेंके जाने लगे। मैंने दौड़ दौड़ कर खिड़कियां बंद की। सिरहाने की खिड़की जाम थी और बंद नहीं हो रही थी। पत्नी ने घबराकर बच्ची को चिपटा लिया और डर के मारे दोनों सीटों के बीच बैठ गई फर्श पर। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, और अटैची खिड़की में अड़ाई, उससे पीठ सटाकर बैठ गया। पत्नी ने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी गाय को कोई कसाई ले जा रहा हो और वो अपने रक्षक की तरफ देखे। मैंने उसे डांटा, क्या पढ़ी लिखी होकर घबराती हो, कुछ नहीं होगा, ऊपर बैठो। मैं डांट रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ऐसे निकल रही थी जैसे घिघिया रहा हूं या आजिज़ी कर रहा हूं। सिंधियों ने दरवाजा खोल दिया। लाठियों, बल्लमों, कुल्हाड़ियों और बेतों से लैस भीड़ डिब्बे में घुस आई। आगे आगे एक नौजवान लड़का था, पतलून बनियान पहने हुए, काला, तगड़ा और खूंखार, पिए हुए। वो जैसे हिस्टीरिया में चीख रहा था, मां को मार डाला, मां को, सरदार निकल बाहर, भारत तेरी। और सीट के नीचे सामान हटा हटा कर डंडा फटकारता जा रहा था। मुसाफिर कह रहे थे, नहीं है, नहीं है, इस डिब्बे में कोई नहीं है। एक तूफान की तरह पागलों की वो भीड़ एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ से निकल गई। गाड़ी फिर भी नहीं चली। फिर एक रेला भीड़ का आया, फिर ताका झाकी, डंडे फटकारना और नहीं है सुनकर निकल जाना। गाड़ी फिर भी नहीं चली। मुझे बाद में पता चला कि एक बेवकूफ औरत ने खुद खिड़की से सिर निकालकर किसी को बता दिया था कि है, एक सरदार है इस डिब्बे में। अब दुगनी भीड़ थी डिब्बे में और वो सारे सोए लेटे बैठे मुसाफिरों के कपड़े हटा हटा कर देख रहे थे। और तभी एक गुंडे ने हमारे सरदार जी को देख लिया। कौन है ये, कौन है ये, कौन है, वो चिल्लाया। सारे वहीं टूट पड़े। उन्होंने सरदार जी की चादर खींची और नीचे गिरा दी। बिस्तरा खींचा और चीखते हुए, गालियां बकते हुए उसे नीचे गिराने की गरज से उसकी टांग मरोड़ने और खींचने लगे। एक मेरी सीट पर ही खड़ा हो गया और उसकी दाढ़ी खींचने लगा। पत्नी ने बच्ची को भींच रखा था और मेरी बांह कसकर पकड़ रखी थी। मैं छूटने के लिए छटपटाया तो वो गिड़गिड़ाई, मेरा क्या होगा, इस बच्ची का क्या होगा, आप कहीं मत जाओ। यहां तक कि भीड़ में से भी एक पत्नी से बोला, घबराओ मत बहन जी, आपको कुछ नहीं करेंगे। सरदार जी ने बर्थ की रॉड कसकर पकड़ी हुई थी और इतने लोगों की खींचातानी के बावजूद उन्हें नीचे नहीं गिराया जा सका। वो ज़िबह किए हुए बकरे की तरह चीख रहे थे। उनकी आंखें खौफ से निकल पड़ रही थीं और शरीर पसीने पसीने हो गया था। वो बुरी तरह कांप रहे थे।
अब तक उनका बिस्तरा, अटैची, चादर, जूते, पगड़ी सब पता नहीं कहां जा चुके थे। भीड़ में से तरह तरह की आवाजें उठ रही थीं। नंगा कर दे साले को, मारो साले को, छोड़ना मत साले को, गद्दार। चीख पुकार मची हुई थी और इतने लोगों के सामूहिक हमले के सामने वो निहत्था, बूढ़ा और बीमार आदमी फटी आवाज में आ चिल्ला रहा था। उसकी पतलून, कमीज फाड़ डाली गई थी और उसे एकदम नंगा कर दिया गया था। पलक झपकते ये सब हो गया। इस बीच 2 गुंडे सामने की ऊपरी बर्थ पर चढ़ गए, उसे लकड़ियों से मारने लगे। एक उसी की बर्थ पर चढ़ गया और उसे अपनी मोटी लाठी से गोदने लगा। उसके पास अपने बचाव के लिए कोई भी जगह या तरीका नहीं था, सिवा अपने 2 हाथों के कोई ढाल नहीं था, और 2 हाथ उसे कितना बचाते। बहुत सारे वहशी उस निहत्थे पर एक साथ टूट पड़े थे। एक मुसाफिर ने बीच बचाव करने की कोशिश की। गुंडों में से एक बोला, तू भी इसके साथ है क्या? वो चुप हो गया। आखिर सब मुसाफिर गुंडों के आगे गिड़गिड़ाए कि बहुत हो गया, अब छोड़ दो, बुढ़ा आदमी है, मर जाएगा बेचारा। गुंडों में से भी कोई बोला, अबे मर जाएगा, मार लो मार। इसी समय बाहर से कई लोगों के भागने, दौड़ने और चिल्लाने की आवाजें आईं। कोई किसी से कह रहा था, उतार, दूसरे को भी उतार साले को, अबे पकड़ो भाग न जाए। कि एक एक कर सारे उतर भागे। बाहर हमारे सरदार जी के सामान की होली जल रही थी और कई सारे आदमी एक नंगे सरदार को आग की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। अंधेरे में सारे मुसाफिर खिड़कियों से चिपके बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे और किसी को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गाड़ी ने रेंगना शुरू कर दिया। सरदार जी की दाढ़ी छितरी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऊपर की बर्थ के कोने में वो गर्दन लटकाए बैठे थे और हाँप रहे थे। उनके सिर पर जो थोड़े बहुत बाल थे वो गुच्छा गुच्छा खून में भीगे हुए थे। कपाल खून से तर था। दाढ़ी मूंछों से खून इस तरह टपक रहा था जैसे अभी खून से नहा कर आए हों। भौहें खून में सनी हुई थीं और नाक की नोक पर खून की एक बूंद लटक रही थी। बाहों पर, छाती पर, शरीर के किसी हिस्से पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां मार के निशान ना हो। और मैं, बेवकूफ मैं, सुबह कह रहा था, हमारे रहते आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप मजे से बैठिए। मजे, इस मुल्क में मजे। पत्नी ने रोते हुए ही मेरी लुंगी निकालकर सरदार जी को पकड़ाई और फपक फपक कर रोने लगी। कूपे के बाहर एक आदमी ने अपनी कमीज दी और पहनाई। अब डिब्बे के और मुसाफिर उन्हें देखने आ रहे थे। आखिर क्यों ना आते? इतने आदमियों के बीच 20 आदमियों द्वारा पीटा गया एक अकेला बूढ़ा कमजोर आदमी क्या कम रोमांचक दृश्य होता है? अब दाहिनी तरफ का संभ्रांत व्यक्ति हरकत में आया। क्या हुआ? बहुत मार लगी? देखें, कोई खास नहीं लगी, कोई गहरी चोट नहीं है, फिक्र मत कर। कोई पल्स देखो इसकी। ऐसी हालत में इन लोगों को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। और डिब्बे में कोई डॉक्टर है? और कोई डॉक्टर? वो सोफ्रामाइसिन होगी कि आपके पास? वो अपनी भारी रौबदार आवाज में बोल रहा था। उसकी लड़की नौजवान सहयात्री के पास उधर ही बैठी रही। किसी के पास कोई माइसिन निकल आई। जैसे जैसे दूसरों ने बताया, सरदार जी माइसिन लगाने लगे, लेकिन जख्म इतने ज्यादा थे और मरहम इतना कम कि उसका लगना न लगना बराबर ही था। मैं सोच रहा था कि आज फर्ज कर लो इस सरदार की जगह मैं होता तो क्या करता? फूट फूट कर रो पड़ता या प्रार्थनाएं करने लगता या पता नहीं क्या करता। लेकिन सरदार जी की आंख में एक भी आंसू नहीं था। न आंसू, न बदहवासी, न हताशा। मानो बस ये हुआ हो कि उंगली किसी भारी पत्थर के नीचे आ गई हो। सारा डिब्बा अब उन्हें सलाह दे रहा था। कोई कह रहा था, तुम तो बाल खोल लो और माथे पर तिलक लगाकर बाबा जी बन जाओ। कोई पूछे तो कह देना कि बनारस जा रहे हो, राम राम बोलना और हिंदी में बात करना, पंजाबी में नहीं। कोई कह रहा था, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और पुलिस स्टेशन में बैठ जाओ। इस सुझाव का कई लोगों ने स्वागत किया, क्योंकि सरदार जी के डिब्बे में रहने से सबको खतरा था। सही बात तो ये थी कि वो उतर जाते तो सब चैन की नींद सोते, लेकिन हालत ये थी कि उनकी आंखों में मौत का आतंक इस कदर नुमाया था कि लाख टीके तिलक लगाने पर भी वो छुप नहीं पाते। और थाने में जाने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने कम से कम जिंदा तो छोड़ दिया, थाने वाले तो। उन्होंने सबकी सुनी और आखिर में फर्श की तरफ देखकर बोले, मेरा टिकट था पैंट की जेब में। लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, टिकट कौन पूछता है इस हालत में, कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। उन्होंने कहा, पैंट में मेरे पैसे थे 350। लोगों ने कहा, पैसों का क्या है, हाथ का मैल है, शुक्र करो जान बच गई।
उन्होंने जमीन की तरफ देखते हुए अपनी करारी आवाज में बड़ी मुश्किल से कहा, अब जैसे पहुंच जाएंगे। बिलासपुर ही तो जाना है, सुबह तो आ ही जाएगा। आप तो बस मुझे चाचू के पैसे दे दो, बिलासपुर में वापस कर दूंगा, फिर जो होगा देखेंगे। ये आदमी अब भी इस हाल में सिर्फ चाय के पैसे मांग रहा है। मेरी रीढ़ तक एक सर्द झुरझुरी दौड़ गई। उसका 70 साल का तजुर्बा हम हकीरों से सिर्फ चाय के पैसे मांग रहा था। मुझे घबराहट होने लगी और रुलाई सी छूटने लगी और जी मिचलाने लगा। मैं उठकर पानी के छींटे मुंह पर मारने के लिए टॉयलेट की तरफ चला गया। लौटते में देखा कि तीनों संभ्रांत सिगरेटें पी रहे हैं और ठाठ से ताश खेल रहे हैं।